नमस्कार, आदाब। आप तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो काफ़ी चर्चा में रही एक लड़की थी जिसका नाम तंजीम मीरानी था। 13 साल की उम्र में ही जो है तिरंगा लहराने के लिए निकल पड़ी थी। सीधा आज हम उनसे मुलाकात करेंगे कि पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे टीवी चैनलों पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कि हिजाब के मुद्दे को लेकर जयपुर में अनशन पर बैठी थी राजस्थान में। वहाँ से क्या कुछ उनको आश्वासन मिला है, क्या कुछ उनकी मांगों को पूरा किया गया है और आने वाले दिनों में इनकी क्या कुछ मांग रहेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी तंजीम मीरानी से। और क्यों निकल पड़ी है ये हिजाब के मुद्दे को लेकर, यूसीसी के मुद्दे को लेकर और सीएए के मुद्दे को लेकर। तो सीधा हम बात करेंगे तंजीम मीरानी से। क्या कहोगे, आपको जब राजस्थान अनशन पर बैठे कितना कुछ आपको प्रतिसाद मिला वहाँ की सरकार से, लोगों से, और क्या कुछ आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से? और 5 दिन के अनशन के बाद जब आप आपके घर लौटी हो, कैसा महसूस हो रहा है? 5 दिन का अनशन था जिसमें मेरी 3 मांगें थी। पहला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब बैन होना चाहिए, सेकंड यूसीसी लागू होना चाहिए और थर्ड सीएए लागू होना चाहिए। जब शिक्षा मंत्री जी और गोपाल शर्मा जी आए और उन्होंने हमारी बातचीत और मैंने मेरी मांगें उनके सामने रखी, तो उन्होंने, वो एजुकेशनल मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हिजाब वाले मामले में ये कहा कि हम और सख्ती बरतेंगे और कोई भी ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। और सीए जो है वो सेंट्रल का मामला है, लेकिन उन्होंने उसमें भी मुझे आश्वासन दिया है कि सेंट्रल जो भी डिसीजन लेगी उसमें राजस्थान सरकार पूरा सहयोग करेगी। और यूसीसी की बात रही तो यूसीसी का जो मामला है वो जब उनकी पहली मंत्रिमंडल की बैठक होगी तब उसमें वो प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन आज हमें न्यूज़ मिल गई है कि भजन लाल जी ने सिग्नल दे दिया है कि वो यूसीसी का बिल पास कर सकते हैं। और अनशन फिर जब मेरी मांगें स्वीकार की गई उसके बाद मैंने रिटन डॉक्यूमेंट मांगा था और उन्होंने मुझे रिटन डॉक्यूमेंट भी दिया है। और रिटन डॉक्यूमेंट के बाद फिर मैंने मेरा अनशन ख़त्म किया था और मैं काफ़ी सहमत हूँ मैं इस अनशन से और मेरी मांगें जो स्वीकार की है उससे। आने वाले दिनों में आगे क्या कुछ मांग रहेगी? और तंजीम जी, आपने जो ये कदम उठाया, क्या कुछ इससे आपको डर लग रहा है, महसूस हो रहा है, या कुछ धमकी मिली है? धमकी, जब मैं अनशन पर बैठी थी तब मुझे धमकी मिली थी कि हिजाब नहीं तो तेरे पे तेज़ाब ज़रूर फेंकेंगे। तो ऐसी धमकियाँ मिलती रहती है, लाल चौक के टाइम भी मिली थी। लेकिन मैं जो भी काम कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कर रही हूँ और मेरी आगे भी यही मांग रहेगी जब तक पूरे देश में ये तीनों चीज़ें लागू नहीं होती। मैं हर एक स्टेट में जाऊँगी और हर एक स्टेट गवर्नमेंट से और हर एक स्टेट में मैं जाके ये मांगें रखूँगी जब तक पूरे देश में ये तीनों मांगें स्वीकार नहीं की जाती। जी, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप अब गुजरात में जाओगी, गुजरात सरकार से मिलोगी और गुजरात में भी ये कानून को लागू किया जाए, उसके चलते आप एक मुहिम चलाने वाली हो। तो गुजरात और अहमदाबाद में रहने के बावजूद आपको डर कहीं महसूस तो नहीं है कि आप 12 साल 13 साल की उम्र की थी तब से आपको धमकियाँ आ रही हैं? आपके पिताजी कह रहे थे कि धमकियों की आदत सी पड़ गई है। गुजरात सरकार से आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको जो है प्रोटेक्शन दिया जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन हिजाब ये मामला, आप भी मुस्लिम हो, तंजीम नाम है आपका, सरनेम मीरानी है, कितने कुछ फतवे जो है मौलवी है उन लोगों के आपकी झोली में घिरेंगे। और 2024 का इलेक्शन सामने है, इसके पीछे सरकारें लगी हैं आपके साथ, ये आपका खुद का निजी फैसला है? मैं जो भी काम कर रही हूँ देश हित का काम कर रही हूँ और इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। स्पेशली रही बात हिजाब की, तो मैं खुद मुस्लिम हूँ और हिजाब का मामला आता है तो मुझे ऐसे बोला जाता है, क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप खुद मुस्लिम हैं और आप ये स्टेप क्यों उठा रही है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि लड़कियाँ कहीं भी हिजाब नहीं पहन सकती। मैंने सिर्फ, मेरी मांग ये है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हिजाब नहीं पहन सकती, क्योंकि वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल समान है, हर एक इंडिविजुअल इक्वल है। और स्कूल्स और कॉलेजेस में भी यूनिफॉर्म कोड इसलिए रखा जाता है कि कोई बच्चा अपने आप को डिस्क्रिमिनेट ना फील करे। और सेकेंड थिंग कि रही बात प्रोटेक्शन की, तो हाँ, मैं गुजरात गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन सिक्योरिटी की बात करने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो इस बात पर इम्प्लीमेंट करेंगे जल्दी। और फतवे पहले भी जारी होते हैं, अभी भी जारी होंगे और
जारी रहेंगे, क्योंकि जो भी मैं काम कर रही हूँ मैं देश हित के लिए काम कर रही हूँ। मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रही और किसी को भी स्पेसिफिकली नीचा नहीं दिखा रही। जो सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, जो हमारा कानून कहता है, मैं उसी दायरे में काम कर रही हूँ। मैं कोई कानून तोड़ के तो काम कर नहीं रही हूँ, तो मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे डर लगता है। अब तंजीम जी, जब जिस तरह से ये AIMIM में असदुद्दीन ओवैसी है, बाकी सारी पार्टियां हैं जो मुस्लिम, दलित, आदिवासी तमाम के हित में काम करती है, वो तमाम पार्टियों ने अगर आपका विरोध किया तो कैसे आप देखोगे? पार्टियों ने विरोध किया तो पहली चीज़ तो जब हिजाब का मामला आता है तो वो उन लड़कियों के साथ भी नहीं खड़े होते जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ उनको दबाया जाता है। अगर स्कूल में या कॉलेजेस में हिजाब का मामला सामने आता है और जब लड़कियां हिजाब पहन के जाती है और वहाँ पे जब झगड़े होते हैं, तब इनकी पार्टियां बाहर नहीं आती उनकी आवाज़ उठाने के लिए कि नहीं, हम आपके साथ खड़े। वो तभी आएंगे जब उन्हें ये लगेगा कि कोई लड़की है जो हिजाब का विरोध कर रही है, तो वो उसके खिलाफ वो उसका अपोज़ करेंगे और वो बोलेंगे कि तुम गलत हो, तुम मुस्लिम महिलाओं का सम्मान छीन रही हो, तुम उनकी जान हिजाब छीन रही हो। लेकिन उन्हें पहले तो ये क्वेश्चन उनसे करना चाहिए कि जब वही लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, वही लड़कियों के साथ बदसलूकी होती है या वही लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है, तब वो कहाँ होते हैं? तब वो अपने घर पर क्यों बैठे होते हैं? और ये सारी चीज़ें वो क्यों करते? बिकॉज़ उन्हें बस अपनी वोट बैंक चाहिए और उन्हें एक रेड लाइट चाहिए कि नहीं, हम लोग हैं। अपनी वोट बैंक चलाने के लिए उन्हें एक फ़ंड चाहिए, या तो अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, अपने वोट्स बढ़ाने के लिए, अपने इलेक्शंस में पार्टी को लॉन्च करने के लिए, पार्टी बढ़ाने के लिए, यही सारी चीज़ें चलती है। बाकी जब वेलफेयर की बात आती है तब तो वो ज़ीरो होते हैं उसमें। और UCC की जिस तरह से हमने बात करी, कैसे देखते हो, लोगों को क्या उसका फ़ायदा होगा? UCC बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली, और UCC आज का मामला नहीं बल्कि जब से हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब से ये चर्चा थी कि हम UCC को डालें ना डालें। लेकिन उस टाइम पार्टीशंस की वजह से नहीं डाला गया और उस टाइम सिचुएशंस ऐसी थी इसलिए। लेकिन UCC बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते जो अभी चल रहे हैं। तो अभी देश में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बहुविधान चल रहा है, संविधान नहीं चल रहा। क्योंकि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन को लेकर हिंदू और मुस्लिम्स और कई कास्ट के लॉज बिल्कुल अलग है। तो जब UCC आएगा तो सारी चीज़ें सिमिलर हो जाएगी, सारी चीज़ें न्यूट्रल हो जाएगी और एकदम कॉन्फिडेंटली और एकदम कंफर्म हो जाएगा कि अगर किसी ने मैरिज किया है तो सबके लिए सेम लॉज होगा। अगर हिंदू महिला के डिवोर्स लेती है या मुस्लिम महिला डिवोर्स लेती है तो सेम कानून होगा। तो ये एक्चुअली वुमेन वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा और बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। क्योंकि कहीं ऐसे लॉज होंगे मुस्लिम्स और हिंदू में जो वुमेंस को डिप्राइव करते होंगे अभी के लिए, लेकिन जब UCC आएगा तो पूरे देश में जितनी भी महिला है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, उन सब के लिए सेम लॉज होंगे। तो ये वुमेंस के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 1400 साल पहले जो मोहम्मद प्रॉफिट पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 1500 साल से प्रथा चल रही है कि महिलाओं को पर्दा करना चाहिए, तब कुछ समझ लोगों में नहीं थी, कम थी। जिस तरह से दिन फैलता गया, उलमा इकराम के बयान आते गए सामने मौलवियों के, तब ये लोगों में समझ आती गई। अब तो जो है हिजाब, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप लेट निकली हो इस मुहिम को लेकर? टाइम कभी लेट और जल्दी नहीं होता। जब आप चालू करते हो तो आप उसको सही टाइम बना सकते हो। और सेकेंड थिंग, जब ये हिस्ट्री में ये चीज़ें होती थी पर्दा प्रथा, तो वो एक अलग सिचुएशन थी क्योंकि उस टाइम बहुत रूलर्स ऐसे थे जो वुमेन्स और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार करते थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पर्दा प्रथा निकली थी और सती सिस्टम निकली थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही डेवलपमेंट होता गया और जैसे ही देश आगे बढ़ता गया, सोच आगे बढ़ती गई, डेवलपमेंट होता गया, तो हमें भी वो सारी रिचुअल्स जो है पुराने वो पीछे छोड़ने होंगे, हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग पीछे छोड़नी होगी। और अभी इस ज़माने में, ये सेंचुरी में, हम वो पिछले ज़माने की चीज़ें नहीं ला के रख सकते क्योंकि आज का देश और उस समय का देश अलग था और वहाँ की सिचुएशंस और अभी की सिचुएशंस पूरी अलग है। तो अब तंजीम,
ईरानी के जो कदम है वो डगमगा तो नहीं रहे, कहीं ना कहीं जो है अड़ग है लोगों के लिए और समाज के लिए लेकर। तंजीम ईरानी के फेवरेट नेता कौन रहेंगे 2024 में? मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहती हूँ और मुझे इन सब में ना ही इंटरेस्ट है। बट हाँ, जो भी है मुझे लीडर से मतलब नहीं है, मुझे उनकी सोच से मतलब है। उनकी जो आइडियोलॉजी, जो भी नेता जो भी चुने, जो भी आएगा 2024 में, उनकी सोच नेशनलिस्ट और देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छी होनी चाहिए। वो मेरे फेवरेट। तो कितनी कुछ जो है इस मुहिम के चलते कितने कुछ को आपको कवर करना भी बाकी है? जैसे राजस्थान आपने मुहिम चला ली, गुजरात में आप जाने वाले हो, आने वाले दिनों में कौन से राज्यों को आप जो है कवर कर पाओगे? मैंने राजस्थान से स्टार्ट किया है। अभी दिल्ली से जैसे कॉल आएगा वैसे मैं आगे बढ़ती रहूँगी। और जब तक ये मुहिम मैं चाहती हूँ कि पूरे देश में जब तक ये चीज़ें लागू ना हो तब तक चलती रहे और चलाऊँगी मैं, और ये सब पूरे देश में होगा। और तिरंगा के बाद, जब तिरंगा गर्ल से पूरे देश ने आपको जाना, उसके बाद क्या कुछ आपकी निजी ज़िंदगी में बदलाव आया? जब तिरंगा गर्ल टाइटल दिया गया तो बहुत प्राउड फील होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज़ जिस लिए लोग मरते हैं तिरंगे को में लिपटने के लिए, आपको उसी टाइटल उसी का दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स बहुत प्राउड फील होता है। और बहुत सारे चेंजेस आए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि नहीं, अब कुछ और ज़्यादा अच्छा करना है और ज़्यादा मेहनत करके देशवासियों को जागरूक करना है, वुमेंस को बाहर निकालना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। और कई कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी ऐसी चीज़ें होगी जो गलत है, उनको भी बाहर लाना है और देशवासियों को अवेयर करना है। और हिजाब को लेकर जैसे अनशन तो आपने किया, कानूनी तौर पर भी आपने कुछ मदद मांगी है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में रीट भी दाखिल किए, कहाँ तक वो मामला? सुप्रीम कोर्ट में अभी PIL मेरी हिजाब को लेकर पेंडिंग है। पेंडिंग है जी। कोई उसमें अपडेट अभी नहीं, अभी पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो तंजीम जी, ये अब ये कहा जा सकता है कि 2024 इलेक्शन अब सर पर है और गुजरात छोड़कर आप राजस्थान गए। इस मुहिम को अगर आप चाहती तो पहले भी उठा सकती। कहीं ना कहीं लोगों में ये भी होगा कि 2024 सर पर है और तंजीम ईरानी रोड पर है। मैंने तो 2022 में ही सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज कर दी थी और आप देख भी सकते हैं, अंडर प्रोसेस है वेबसाइट पर जाके। और 2022 में ही मैंने तो हिजाब के लिए पेंडिंग PIL है। एंड जब मैंने राजस्थान इसलिए स्टेट चुना पहले, बिकॉज़ 27 को जो घटना हुई थी राजस्थान में, उसके बाद जो घटना हुई और जो लोग बाहर निकले और जो अपोज़ हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि अब ज़रूरत है कि आप लॉफुली नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम ऑफ कोर्स करेगी क्योंकि वो लॉफुली जाएंगे हम, लेकिन अब जो ज़मीनी तौर पर जो वुमेंस को और जो देशवासियों को अवेयर करने की ज़रूरत है और एकजुट करने की ज़रूरत है, वो ग्राउंड लेवल पर हो सकता है, वो लॉफुली नहीं अभी इतना पॉसिबल है। तो जब मैंने ये घटना देखी तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे ज़मीनी तौर पर काम करना है और ज़मीनी तौर से मुझे शुरुआत करनी है। तो इसलिए मैंने राजस्थान स्टेट चुना। और राजस्थान में जब मैं जयपुर में अनशन पर बैठी, उसका यही मेन मोटो था, क्योंकि जो घटना हुई थी 27 को, उसके लिए मैंने फर्स्ट स्टेट राजस्थान चुना। और मैं जागरूक तो पहले 2022 से ही थी। तो तंजीम ईरानी का हमारी चैनल के माध्यम से देश भर की महिलाओं को कोई एक मैसेज? महिलाओं को बस यही मैसेज है कि आपको बस एक अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके पास ऐसे बहुत सारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, बस आपको उसे ग्रैब करने की ज़रूरत है और आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप आवाज़ बनेंगे हज़ारों करोड़ों लोगों की, करोड़ों लड़कियों की। बस आप एक बार हिम्मत दिखाइए, पूरा देश आपके साथ होगा अगर आप देश हित के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये थी तंजीम मीरानी है ना, मेहरानी। चलिए, तो ये थी तंजीम मेहरानी जिनसे हमने बात की। आपने जो है फैसलों पर अड़ग है और जो है बिल्कुल निष्ठावान तरीके से निकल पड़ी है लोगों की, महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए। और इनका जो है दर्द भी ये है कि जिस तरह से एजुकेशनल जहाँ भी संस्था है वहाँ पर जो महिला है पीड़ित होती है इस हिजाब को लेकर, तो इनका कहीं ना कहीं ये दर्द है कि ऐसे वक्त पर
ना कोई सामाजिक संस्थाएं सामने आती उन महिलाओं का आवाज़ उठाने, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी रहती उन महिलाओं का आवाज़ उठाने। तो क्यों ना ये सोच तंजीम मिरानी की ये रही है कि इसको सिर्फ एजुकेशनल संस्थाओं से हटाया जाए, ना कि उनकी निजी ज़िंदगियों से हटाया जाए। ये चाहती है कि उनकी निजी ज़िंदगियों में हिजाब रहे। उनके परिवार वाले अगर चाहते हैं कहीं बाहर घूमना फिरना है, वो हिजाब पहन सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ इनका कहना ये है कि कॉलेजेस है, स्कूल है, वहाँ से हिजाब को बैन कर दिया जाए। पिछले दिनों हम कहीं जो है सोशल मीडिया है, टीवी समाचार के माध्यम से देखते आ रहे हैं कि बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था कुछ असामाजिक तत्वों के चलते। इन तमाम मुद्दों का हल ये है कि ऐसे समय पर हिजाब को सिर्फ पारिवारिक कर दिया जाए, एक समाज को लेकर कर दिया जाए, एजुकेशनल संस्थाओं से हटाकर, तो काफ़ी सारा सुधार आ सकता है। और जो ऐसे किस्से बनते महिलाओं के साथ, उनको प्रताड़ित करने वाले किस्से, उन तमाम किस्सों पर रोक लगाई जा सकती है। तो अब आने वाले दिनों में ही ये तय कर पाएंगे गुजरात सरकार अब किस तरह से तंजीम मिरानी के इस कदम को देखती है, और बाकी की जो सरकार है, बाकी के जो राज्य बाकी है जहाँ पर इनकी मुहिम चलने वाली है, अनशन पर जाने वाली है, उन तमाम जो है राज्यों में सरकार कैसे अमलवारी में इस कानून को लाती है।